हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में अभी तक हम 18 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी चल रहा है चैप्टर नंबर 19 कंजक्शंस के इस चैप्टर में अभी तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने शुरुआती वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को देखें, फिर चैप्टर में आगे बढ़े। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ कंजक्शंस कवर करेंगे जो कि कंपाउंड कंजक्शंस होगी। उसके अलावा कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि कंजक्शंस को हम किस तरह से सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ कंजक्शंस, जिसमें हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को पढ़ा था, जिसमें हमने उनकी डेफिनेशन के साथ साथ उनके जो टाइप्स हैं वे कवर किए थे। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के जो टाइप्स हैं उनके कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर नोट दिया गया है। जो फर्स्ट नोट है वो क्या कहता है उसको समझते हैं। टिल, सिंस, फॉर, आफ्टर, बट, बिफोर, इनका यूज हम प्रीपोजिशन और कंजक्शंस दोनों के रूप में करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर एक टेबल दी गई है, उससे हम समझ लेते हैं। यूज ऑफ प्रीपोजिशन और यूज ऑफ कंजक्शंस, यानी कि जो हमने वर्ड्स पढ़े थे टिल, सिंस, फॉर, आफ्टर, बट, बिफोर, इनको हम किस प्रकार से प्रीपोजिशन के रूप में यूज करेंगे और किस प्रकार से हम कंजक्शंस के रूप में यूज करेंगे, वो हम इस टेबल में पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। जब हम इनको प्रीपोजिशन के रूप में यूज करते हैं तो उनके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए, उनको समझते हैं। स्टे टिल फ्राइडे, फ्राइडे तक रुको, तो हमने यहाँ पर टिल का यूज प्रीपोजिशन के रूप में किया है। किसके रूप में किया है? प्रीपोजिशन के रूप में। नेक्स्ट है ही हैज नॉट मेट हर सिंस ट्यूसडे, वह मंगलवार से मुझे अभी तक नहीं मिली है, तो यहाँ पे सिंस का यूज किया एज ए प्रीपोजिशन। बाकी भी सब सेम है जिनको प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया है। जैसे ही डाइड फॉर हिज कंट्री, यहाँ पे फॉर का यूज प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है। नेक्स्ट है द डॉग रैन आफ्टर द कैट, तो यहाँ पे आफ्टर का यूज हुआ है प्रीपोजिशन के रूप में। एवरीबडी बट आदित्य वाज प्रेजेंट, यहाँ पे हमने बट का यूज, किसका यूज? बट का यूज किया एज ए प्रीपोजिशन। ही स्टूड बिफोर द पेंटिंग, तो यहाँ पे हमने बिफोर का यूज किया एज ए प्रीपोजिशंस। तो ये थे कुछ कंजक्शंस के एग्जांपल्स जिनको हम प्रीपोजिशन के रूप में यूज करते हैं। प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम किसी नाउन और प्रनाउन से पहले यूज करते हैं, जो उस नाउन या प्रनाउन का रिलेशन बाकी सेंटेंस के वर्ड्स के साथ दिखाता है। कि वो 4 टाइप से उनका रिलेशन दिखाएगा: टाइम के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, लोकेशन और प्लेसेस के अकॉर्डिंग। अब इनके ही सेम एग्जांपल दिए गए कंजक्शंस के रूप में। कंजक्शंस क्या होते हैं? जो 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, 2 फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं, 2 नाउन और प्रनाउन को आपस में जोड़ते हैं। आई शैल स्टे हियर टिल यू रिटर्न, मैं यहाँ पर रुकूंगा जब तक तुम वापिस आते हो, तो यहाँ पे 2 सेंटेंस को जोड़ा टिल से, तो ये हुआ कंजक्शन के रूप में टिल का यूज, जबकि पहले में हमने टिल का यूज किया एज ए प्रीपोजिशन के रूप में। नेक्स्ट है ही विल गो सिंस यू डिजायर इट, तो यहाँ पे सिंस का यूज हमने किया है कंजक्शंस के रूप में। उसी प्रकार से बाकी के सेंटेंसेस है वो आप पढ़ सकते हैं। यू मस्ट स्टे हियर फॉर सच इज योर ड्यूटी, तो फॉर का यूज किया है कंजक्शंस के रूप में। नेक्स्ट है ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, तो यहाँ पे आफ्टर का यूज किया है कंजक्शंस के रूप में। नेक्स्ट है आई ट्राइड बट डिड नॉट सक्सीड, तो यहाँ पे बट का यूज किया कंजक्शंस के रूप में। लुक बिफोर यू लीव, तो बिफोर का यूज हुआ कंजक्शन के रूप में। प्रीपोजिशंस नाउन प्रनाउन से पहले यूज की जाती है और कंजक्शंस हम यूज करते हैं 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए। आगे सेकंड नोट में बताया गया है कि इन ऑर्डर दैट, ऑन कंडीशन दैट, ये कुछ वर्ड्स है, इनको समझते हैं। इन ऑर्डर दैट, ऑन कंडीशन दैट, even if, so that, provided that, as though, in as much as well as soon as if, ये सब क्या, इनको बोलेंगे हम कंपाउंड कंजक्शंस। क्या कहेंगे? कंपाउंड कंजक्शंस। तो ये यहाँ पे ये कंपाउंड कंजक्शंस दिए गए हैं, इनको यूज हम सेंटेंस के अंदर किस प्रकार करेंगे वो आगे समझते हैं। फर्स्ट आ जाता है इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट का मीनिंग रहेगा ताकि। क्या रहेगा? ताकि।
जैसे एग्जाम्पल है, द नोटिस वॉज पब्लिश्ड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द फैक्ट्स। नोटिस को पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया, इन ऑर्डर दैट ताकि, ऑल माइट नो द फैक्ट्स सभी को फैक्ट्स का पता चल सके। तो यहाँ पे इन ऑर्डर दैट का यूज किया ताकि के अर्थ में, और इन ऑर्डर दैट क्या हुआ, कंपाउंड कंजक्शंस। नेक्स्ट है ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पर। ऑन कंडीशन दैट का मीनिंग क्या रहेगा, इस शर्त पर। द प्रिंसिपल विल फॉरगिव हिम ऑन कंडीशन दैट ही डजंट रिपीट द ऑफेंस। प्रिंसिपल उसको माफ कर देगा इस शर्त पर कि वह इसको दोबारा रिपीट नहीं करेगा, इस ऑफेंस को दोबारा रिपीट नहीं करेगा। नेक्स्ट है इवन इफ, इसका यूज हम करेंगे यद्यपि के रूप में। इवन इफ का मीनिंग क्या रहेगा, यद्यपि। इसका एग्जाम्पल है, सच एन एक्ट वुड नॉट बी काइंड इफ इवन इफ इट वर जस्ट। ये कार्य इतना आसान नहीं होगा जितना कि पहले था, जैसा कि पहले था। तो यहाँ पे इवन इफ का यूज जैसा कि, जितना कि के अर्थ में हम करेंगे। नेक्स्ट है सो डैट, सो डैट का मीनिंग रहेगा ताकि। कैसे, आई सेव्ड मनी ब्रेड, आई सेव्ड सम ब्रेड सो डैट आई शुड नॉट गो हंग्री नेक्स्ट डे। मैंने कुछ ब्रेड बचा के रखे ताकि अगले दिन मैं भूखा ना रहूं। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड डैट, जिसका मीनिंग रहेगा लेकिन। लेकिन के रूप में हम इसका यूज करेंगे, लेकिन कंडीशन पर। किस कंडीशन पर, शी कैन बोरो द नोवेल प्रोवाइडेड डैट शी रिटर्न्स इट सून। वह नोवेल ले सकती है लेकिन इस कंडीशन पर कि वह उसको जल्दी वापस करे। तो यहाँ पे कंडीशन के लिए हमने प्रोवाइडेड डैट का यूज किया। नेक्स्ट है एज दो, शी वॉक्स एज दो शी इज स्लाइटली लेम। एज दो का मीनिंग रहेगा फिर भी। क्या रहेगा, फिर भी। वह वॉक करती है, वह घूमती है, फिर भी वह थोड़ी लंगड़ाती है। इन एज मच एज, इसका यूज करेंगे हम क्योंकि के रूप में। कैसे, ही मस्ट रिफ्यूज माई रिक्वेस्ट इन एज मच एज ही बिलीव इट अनरीजनेबल। ही मस्ट रिफ्यूज माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। इन एज मच एज, क्योंकि ही बिलीव्स इट अनरीजनेबल, उसको यह अनरीजनेबल लगा, इसमें उसको कोई कारण नहीं दिखाई दिया। नेक्स्ट है एज वेल एज, इसका यूज हम करेंगे के साथ के मीनिंग में। के साथ के मीनिंग में। अमित एज वेल एज सुमित, अमित के साथ साथ सुमित वाज प्रेजेंट देयर, वहां पे उपस्थित थे। अमित के साथ सुमित भी वहां पे उपस्थित थे। नेक्स्ट है एज सुन एज, जिसका मीनिंग रहेगा जैसे ही। शी टुक ऑफ हर ड्रेस, उसने अपने कपड़े उतार दिए। एज सुन एज, जैसे ही। शी एंटर्ड द बेडरूम, उसने बेडरूम में एंट्री की। नेक्स्ट है एज इफ, एज इफ का यूज हम करेंगे जैसे के अर्थ में। ही लुक्स एज इफ, ही लुक्स वह दिखता है, एज इफ जैसे कि ही वर टायर्ड वह थका हुआ हो। तो जैसे के रूप में हम एज इफ का प्रयोग करेंगे। तो ये थे कंपाउंड कंजक्शंस जिनको हम इन मीनिंग्स के साथ हम सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे। दोस्तों आगे आ जाता है कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो अभी तक हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़े, उसके बाद हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़े, और अब हम पढ़ेंगे कोरिलेटिव कंजक्शंस जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की तरह ही यूज होते हैं। कैसे, जैसे कि आइदर, आइदर के साथ और का यूज होगा। नेक्स्ट नाइदर नोर, नाइदर के साथ नोर का यूज होगा। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का यूज होगा। ये हम एक सेंटेंस के अंदर की बात कर रहे हैं। एक सेंटेंस में अगर नॉट ओनली आता है उसमें जरूर बट आल्सो भी मिलेगा। वैसे बाकी सब है। बोथ के साथ एंड का यूज होगा। नो सूनर के साथ देन का यूज होगा। दो के साथ यट का यूज किया जाएगा। हार्डली, स्कार्सली के साथ वैन का यूज किया जाएगा। वेदर के साथ और का यूज होगा। शो के साथ एज का यूज होगा। सच के साथ डेट का यूज होगा। और ये सभी क्या है, कंजक्शंस है जो पेयर यानी कि युगम के रूप में यूज होते हैं, पेयर के रूप में यूज होते हैं। इनको हम कहेंगे कोरिलेटिव कंजक्शंस। क्या कहेंगे, कोरिलेटिव कंजक्शंस। और ये सेम क्लास में आते हैं, सेम कैटेगरी में आते हैं। किसकी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। अब हम इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस का यूज एक नाउन को दूसरे नाउन या प्रनाउन से जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। एक प्रनाउन को दूसरे प्रनाउन या नाउन से जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव के साथ जोड़ने के लिए यूज किया जाता है।
एक वर्ब को दूसरे वर्ब के साथ जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, एक एडवर्ब को दूसरे एडवर्ब के साथ जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, या फिर एक कॉम्प्लीमेंट को दूसरे कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट मीन प्रशंसा करना। तो ये कुछ कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं जो एक दूसरे के साथ आते हैं और एक नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब या फिर फ्रेजेस, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इनको दूसरे के साथ जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अब हम इनको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, आइदर यू और योर क्लासमेट हैज स्टोलन माई पेन। यहाँ पे आइदर और क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शंस है। इनसे हमने दो सब्जेक्ट को जोड़ा है, जिसमें एक है प्रोनाउन और दूसरा है नाउन। एक प्रोनाउन सब्जेक्ट है और दूसरा नाउन सब्जेक्ट है। तो आप समझे होंगे, आइदर यू और योर क्लासमेट हैज स्टोलन माई पेन, या तो तुमने या फिर तुम्हारे क्लासमेट ने मेरा पेन चुराया है। उसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है, यू कैन नाइदर रीड नॉर राइट। यहाँ पे रीड और राइट दोनों क्या वर्ब है, और ये दो वर्ब है जिसको जोड़ने के लिए हमने नाइदर और नोर का यूज किया है। नाइदर और नोर हम नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। ना तो तुम पढ़ सकते हो ना ही लिख सकते हो, ये इसका मीनिंग रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेबोरियस। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ पे दो कोरिलेटिव कंजक्शंस का हमने यूज किया है, और दोनों का यूज किया हमने दो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए, एक है इंटेलिजेंट और दूसरा है लेबोरियस। तो सी इज नॉट ओनली, वह ना केवल इंटेलिजेंट है बट ऑल्सो लेबोरियस, बल्कि मेहनती भी है। नेक्स्ट है, ही इज बोथ टीचर एंड राइटर। यहाँ पे बोथ और एंड को हमने यूज किया है टीचर और राइटर को जोड़ने के लिए। बोथ और एंड ये क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं, जिससे हमने दो कॉम्प्लीमेंट को जोड़ा है। कॉम्प्लीमेंट को कैसे जोड़ा है, इसमें एक व्यक्ति की प्रशंसा की गई है, उसको कॉम्प्लीमेंट दिया गया है कि वह, ही इज बोथ, कि वह बोथ दोनों है, टीचर भी एंड राइटर और लेखक भी। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, दो कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने के लिए भी हम कोरिलेटिव कंजक्शंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, नो सूनर डिड माई वाइफ एंटर द किचन देन द कुक स्टूड अप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो सेंटेंस है जिनको अंडरलाइन यहाँ पर किया गया है, माई वाइफ एंटर द किचन, और सेकंड सेंटेंस है द कुक स्टूड अप। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने नो सूनर और देन का यूज किया। अब इसका मीनिंग क्या रहेगा, नो सूनर डिड माई वाइफ एंटर द किचन, जैसे ही मेरी वाइफ ने किचन के अंदर एंट्री की, प्रवेश किया, देन द कुक स्टूड अप, कुक खड़े हो गए, तभी कुक खड़े हो गए। तो ये नो सूनर देन का यूज हमने एज ए कोरिलेटिव कंजक्शन के रूप में किया है। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है, दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। तो दो के साथ हमने यट का यूज किया है। तो यहाँ पे जो पेयर दिए गए हैं, कंजक्शंस के जो पेयर की दिए गए हैं, उनको भी आप रटिए, उनको याद करिए, ये हमेशा एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट, यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ा है दो और यट के साथ। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड नाइदर हिम नोर मी। तो यहाँ पे नाइदर और नोर से हमने दो ऑब्जेक्ट को जोड़ा, हिम और मी। ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है उनको बोला जाता है ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम यूज करते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है, ही वुड रादर डाई देन बैग। तो यहाँ पे रादर के साथ देन का यूज किया है, और उनको हमने दो वर्ब को जोड़ने के लिए यूज किया है। कौन कौन से, डाई और बैग। तो आपने देखा कि हम कोरिलेटिव कंजक्शंस को दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, दो वर्ब को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, दो एडजेक्टिव, दो कॉम्प्लीमेंट्स, दो सेंटेंस, दो ऑब्जेक्ट, दो वर्ब को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ कंजक्शंस। तो यहाँ से दोस्तों कुछ रूल्स स्टार्ट हो जाते हैं, उनको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि रूल के अकॉर्डिंग हम कंजक्शंस को सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से यूज करेंगे, कैसे। तो दोस्तों फर्स्ट रूल आ जाता है, आइदर और का यूज हम दो में से कोई एक, इसका मीनिंग क्या रहेगा, दो में से कोई एक, आइदर और, या तो ये या तो वे।
तो यहाँ पे दो के ऑप्शन है, उनमें से एक को यूज करने के अर्थ में करते हैं। और आइदर के बाद हमेशा और का यूज किया जाता है, ऐसा हमने ऊपर पेयर में भी पढ़ा है, कोरिलेटिव कंजक्शंस में भी हमने पढ़ा है। आइदर के साथ और का यूज, नाइदर के साथ नॉर का यूज किया जाता है। और एक चीज याद रखिए दोस्तों, आइदर के साथ और का यूज किया जाएगा तो ये एज ए पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में यूज होगा, यानी इसमें हमें पॉजिटिव सेंस आएगा, यानी एक पॉजिटिव हाँ के रूप में, यस के रूप में इसका एक मीनिंग निकलेगा। और यहाँ पे आइदर के साथ नोर का यूज नहीं किया जाएगा, आइदर के साथ नोर का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जांपल है, ही इज आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट, तो आइदर के साथ हमने और का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस में आइदर के साथ और नोर का यूज बताया, जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट है, आइदर यू और योर टीचर वाज प्रेजेंट इन द क्लास, तो आइदर के साथ हमने किसका यूज किया, और का। आइदर के साथ हमने और का यूज किया है। उससे नेक्स्ट सेंटेंस में आइदर यू नोर योर टीचर, तो आइदर के साथ नोर का यूज नहीं होगा। नोर और नाइदर नेगेटिव सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग रखते हैं, इसलिए नाइदर नोर को इकट्ठा यूज किया जाता है। आइदर और पॉजिटिव सेंटेंस का मीनिंग रखते हैं, पॉजिटिव सेंस के बारे में बताते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं, तो इनको हम एक दूसरे के जगह यूज नहीं कर सकते। जैसा रूल नंबर 2 में है, नाइदर के साथ नोर का यूज किया जाएगा और इसका मीनिंग निकलेगा दो में से कोई भी नहीं। ऊपर आइदर और का क्या मीनिंग था, दो में से कोई एक, तो दो का ऑप्शन दिया गया था, उनमें से किसी एक को हम सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे सेकंड रूल में जो है नाइदर और नोर का यूज किया गया है, जिसमें हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये एक नेगेटिव सेंस को दर्शाता है। कैसे, माई ब्रदर इज नाइदर गुड नोर वाइज, तो नाइदर और नोर का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। इसका मीनिंग निकलता है, मेरा भाई ना तो अच्छा है और ना ही बुद्धिमान है। और फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें नाइदर के साथ और का यूज किया है, जो कि रॉन्ग होगा। उससे नेक्स्ट है, नाइदर राहुल नोर आशीष वाज प्लेइंग, तो नाइदर और नोर के साथ, नाइदर के साथ हम नोर का यूज करेंगे, ना कि और का। तो ये चीजें याद रखिए, आइदर के साथ और का यूज करेंगे और नाइदर के साथ किसका यूज करेंगे, नोर का। आइदर और, नाइदर नोर। आगे थर्ड सेंटेंस में बताया, बोथ के साथ हम एंड का यूज करते हैं, जिसका मीनिंग निकलेगा होर बी। होर बी कैसे, और बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज होता है, और बोथ के साथ, साथ मतलब जो यहाँ पे डॉट 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 दिए गए हैं, इनका मतलब इन दोनों वर्ड्स के बीच में किसी और वर्ड्स का यूज किया जाएगा, एक साथ यूज नहीं होगा। लेकिन उन वर्ड्स के बाद, यानी बोथ के बाद कुछ वर्ड्स यूज होंगे और उसके बाद हमेशा एंड का यूज होगा। एज वेल एज और बट, इस तरह से हम यूज नहीं करेंगे। बोथ को आप रटिए, एंड बोथ, एंड बोथ के साथ किसका यूज किया जाएगा, एंड का, और उसका मीनिंग क्या निकलेगा, होर बी। कैसे, वर्षा इज बोथ टॉल एंड ब्यूटीफुल, वर्षा क्या है, लंबी भी है और सुंदर भी है। वर्षा दोनों लंबी और ब्यूटीफुल भी है, तो होर बी के मीनिंग में हम बोथ और एंड का यूज करेंगे। इनके साथ एंड की जगह हम ना तो एज वेल का यूज कर सकते हैं और ना ही बट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, नॉट ओनली के साथ हम यूज करेंगे बट आल्सो का। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, तो नॉट ओनली का मीनिंग रहेगा केवल, और बट आल्सो का मीनिंग निकलेगा ही नहीं बल्कि, ही नहीं बल्कि। कैसे, ही इज नॉट ओनली फूलिश, वह केवल मूर्ख ही नहीं है, बट आल्सो मैड, बल्कि पागल भी है। तो नॉट ओनली और बट आल्सो दोनों का एक साथ यूज करेंगे। नॉट ओनली का यूज होगा केवल के रूप में, बट आल्सो का मीनिंग होगा ही नहीं बल्कि। लेकिन याद रखिए, जैसा कि रूल नंबर 4 में बताया गया है, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो का यूज होगा, ना कि एंड आल्सो का। जैसे आगे के सेंटेंस में बताया गया है, एंड आल्सो का यूज हम नहीं करेंगे, बट आल्सो का यूज करेंगे। वैसे नेक्स्ट है, सी वाज नॉट ओनली बीटन बट आल्सो फाइंड, उसने न केवल पीटा बल्कि फाइन भी किया, जुर्माना भी लगाया। तो नॉट ओनली के साथ किसका यूज होगा, बट आल्सो का, ना कि एंड आल्सो का। दोस्तों नेक्स्ट है रूल नंबर 5, जिसमें बताया गया कि नोर आइदर के बाद और का प्रयोग होता है। आइदर के साथ और का प्रयोग होता है, नोट आइदर के साथ भी और का यूज किया जाता है। क्योंकि नोट आइदर है तो ये एक नेगेटिव सेंस को दर्शाता है, लेकिन इसके साथ भी हम और का यूज करेंगे, ना कि नोर का। आइदर चाहे अकेला आए चाहे नोट के साथ आए, उसके साथ हम और का यूज करेंगे, नोर का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, सी इज नॉट आइदर टॉल और ब्यूटीफुल, वह ना लंबी है ना सुंदर है। ठीक है, तो नोट शुरू में यूज हो गया, जो दोनों सेंटेंस, दोनों वर्ड्स के मीनिंग को नेगेटिव बना देता है।
दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है आइदर और। आइदर और दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। और के बाद भी और का यूज किया जाता है, नोर का नहीं। समझिए, आइदर के साथ हम और का यूज करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं, और के बाद भी कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं, उसके बाद भी हम और का यूज कर सकते हैं। यानी और को हम एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं, लेकिन इनमें नोर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, His beloved gave him either a watch or a pen or a mobile। उसकी प्रेमिका उसको या तो घड़ी देगी या पेन देगी या मोबाइल देगी। तो ये कई ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कई ऑप्शंस के लिए भी या फिर दो ऑप्शंस के लिए भी हम आइदर और का यूज करेंगे। इसमें हम नोर का यूज नहीं करेंगे, जैसे सेकंड सेंटेंस में दिखाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 7। ये भी बिल्कुल रूल नंबर 6 की तरह है। जैसे आइदर के साथ हम कई और यूज कर सकते हैं, वैसे ही नाइदर के साथ भी हम कई नोर को जोड़ सकते हैं। किस प्रकार से? हर लवर इज नाइदर इंटेलिजेंट नोर लेबोरियस नोर ऑनेस्ट। उसका प्रेमी ना तो इंटेलिजेंट है, ना मेहनती है लेबोरियस है, ना ही ऑनेस्ट है ईमानदार है। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के लिए नोर और नाइदर का यूज किया है, लेकिन नाइदर के साथ हम नोर दो से ज्यादा जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 8, जिसमें आल्दो और दो के बाद यट के यूज के बारे में बताया है। आल्दो का यूज करो या फिर दो का यूज करो, उसके बाद हम यट का यूज करेंगे। बाकी जैसे पेयर हमने पढ़े हैं, अभी तक हमने जो कंपाउंड कंजक्शंस पढ़े हैं उसमें आल्दो और दो भी आ जाते हैं। आल्दो के साथ भी हम यट का यूज करेंगे और के साथ दो के साथ भी हम यट का यूज करेंगे, लेकिन बट का यूज नहीं करेंगे। बट का यूज नहीं करेंगे। इनको रटिए, आल्दो यट दो यट, नोट बट। यदि क्लास के साथ लास्ट में कोमा का यूज होता है फिर हम यट का भी यूज नहीं करेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आल्दो या फिर दो, एक ही यूज करेंगे, या तो आल्दो या फिर दो। आल्दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि, आल्दो का मीनिंग क्या रहेगा? यद्यपि। तो यद्यपि वह गरीब है, यट फिर भी ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो यहाँ पे आल्दो का मीनिंग रहेगा यद्यपि और यट का मीनिंग रहेगा फिर भी, और आल्दो के साथ यट का यूज करेंगे या फिर हम दो का आल्दो की जगह यूज कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस में बट का यूज बताया है, जो कि नहीं होगा। उससे नेक्स्ट सेंटेंस में बताया गया है कि हम जब कोमा लगा देते हैं उसमें हम यट का यूज नहीं करेंगे। पहले सेंटेंस में भी कोमा लगाया है, लेकिन पहले सेंटेंस में कोमा नहीं आएगा। जो लास्ट का जो सेंटेंस है उसमें कोमा पुअर के बाद जो कोमा दिया गया है उसके बाद हम यट का यूज नहीं करेंगे। आगे दोस्तों यहाँ पे एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया कि आल्दो और दो के बाद कोमा और यट दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में बताया गया है आल्दो और दो के बाद जैसे सेंटेंस कंप्लीट होता है उसके बाद कोमा दिया गया है, उसके बाद भी हम यट का यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट होंगे, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट है रूल नंबर 9, जिसमें बताया गया कि इफ के साथ देन का यूज करेंगे। देन है THEN, देन मतलब तब या तो। देन का मीनिंग क्या रहेगा? तब और तो। और आगे जो देन है उसका हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। तो उस कंपैरिजन वाले देन को हम इफ के साथ यूज नहीं करेंगे और ना ही इफ के साथ दैट का यूज किया जाएगा। तो ये पेयर याद रखिए, इफ और देन, जिसका मीनिंग रहेगा इफ मतलब यदि, देन मतलब तो। एग्जाम्पल देखिए, इफ यू कम हियर, यदि तुम यहां पर आओगे, देन आई विल टीच यू, तभी मैं तुमको पढ़ा पाऊंगा, तो मैं तुम्हें पढ़ा पाऊंगा। तो यहाँ पे इफ और देन का यूज हुआ है। उससे नेक्स्ट सेंटेंस में देन की जगह देन और डेट बताया गया, जो कि रॉन्ग होंगे। उससे नेक्स्ट एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि देन के अलावा कोमा का प्रयोग भी होता है। अगर हम देन की जगह कोमा लगाएंगे तब भी सेंटेंस करेक्ट होगा। इफ यू कम हियर आई विल टीच यू, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 10, जिसमें बताया गया है कि हार्डली के साथ हम व्हेन और बिफोर का यूज करेंगे। हार्डली के साथ हम व्हेन और बिफोर का यूज करेंगे। स्कार्सली के साथ हम व्हेन और बिफोर का यूज करेंगे। इनके मीनिंग क्या रहेंगे? जो हार्डली है या फिर स्कार्सली है उनका मीनिंग रहेगा मुश्किल से, कठिनता से, मुश्किल से, कठिनता से। और उनके बाद उनका जो पेयर यूज होगा व्हेन और बिफोर, उसका मीनिंग रहेगा कि, जो कि दोनों एक साथ यूज होंगे। हार्डली के साथ व्हेन और बिफोर, स्कार्सली के साथ व्हेन और बिफोर का यूज होगा। हार्डली और स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली के साथ हम पेयर बनाएंगे व्हेन या फिर बिफोर का। हार्डली और स्कार्सली के साथ देन, डेट, डेट इनका यूज नहीं करेंगे। इनको ना पढ़े तो अच्छा है, आप सिर्फ ये पेयर याद रखिए। हार्डली के साथ हम व्हेन और बिफोर का यूज करेंगे। स्कार्सली के साथ हम व्हेन और बिफोर का यूज करेंगे।
जैसे एग्जाम्पल है स्कार्सली, हार्डली, हैड ही रीच द स्कूल व्हेन और बिफोर इट इज बिगेन टू रेन। स्कार्सली और या फिर हार्डली का एक यूज करेंगे। इसका मीनिंग रहेगा स्कार्सली, हार्डली, हैड ही रीच द स्कूल, मुश्किल से वह स्कूल में पहुंचा ही था, व्हेन इट बिगेन टू रेन की वर्षा होने लगी। तो यहाँ पे स्कार्सली, हार्डली का मीनिंग रहेगा मुश्किल, और व्हेन या फिर बिफोर का यूज रहेगा की। तो यहाँ पे जो स्लैश साइन दिया गया है इसका मतलब है इन दोनों में से हम एक का यूज करेंगे। वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 11 जिसमें बताया गया कि नो सुनर के साथ हम देन का यूज करेंगे। तो नो सुनर का मीनिंग रहेगा जो ही, और देन का मीनिंग रहेगा त्यो ही, जो ही त्यो ही। नो सुनर देन, इनके साथ हम देन का, नो सुनर के साथ हम देन का यूज करेंगे। बाकी आप मत पढ़िए, उनको पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिर्फ पेयर याद करने की कोशिश करिए। आप इनको कई बार रिवाइज करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि नो सुनर हैड आई रीच द स्टेशन, जो ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, देन द ट्रेन डिपार्टेड, जो ही मैं स्टेशन पहुंचा तो ही गाड़ी जा चुकी थी, तो ही गाड़ी निकल गई, तो ही गाड़ी प्रस्थान कर गई। नेक्स्ट है नो सुनर हैड आई रीच द स्टेशन बट व्हेन इनका यूज हम नहीं करेंगे, ये रॉन्ग होगा। उससे नेक्स्ट जो सेंटेंस है नो सुनर डज ही अराइव देन ही बिगिंस टू वर्क, जो ही वह पहुंचता है तो ही काम करना शुरू कर देता है। तो नो सुनर के साथ हम देन का यूज करेंगे। नो सुनर का मीनिंग रहेगा जो ही, और देन का मीनिंग रहेगा तो ही। और दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 12, जिसमें बताया गया है कि एज और एज दोनों को हम एक साथ यूज करते हैं तो उनके मीनिंग निकलेंगे इतना जितना, इतना जितना, उतना जितना, इतना जितना या फिर उतना जितना। एज और एज का मीनिंग रहेगा। तो इनको हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों तरह के सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं। हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंस मीनिंग रखने वाले वाक्य है, और नेगेटिव सेंटेंस जो है जो नेगेटिव होते हैं जिसमें नो का यूज किया जाता है वो रहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है भावना इज एज ब्यूटीफुल एज ही सेज, भावना इतनी सुंदर है जितना कि बताया गया, जितना कि उसने बताया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और एज का मीनिंग रहेगा इतना जितना। नेक्स्ट है श्वेता इज नॉट इंटेलिजेंट एज प्रभा, श्वेता इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी की प्रभा। तो इतना और जितना के लिए हम किसका यूज करेंगे, एज और एज दोनों का। एज का पेयर क्या बनेगा, एज। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसको हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। बाकी बचे रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि जो कंपाउंड कंजक्शंस जो होते हैं उनको हम किस प्रकार से यूज करते हैं, इनको आप पढ़िए। ये काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको पेयर के रूप में याद करिए और इनके सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करिए, ये आपकी इंग्लिश को और अच्छी बनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।